हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका KR मूवीज चैनल पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 को, जिसमें हमें ढेर सारे डेथ गेम्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को। एपिसोड की शुरुआत होती है एयरपोर्ट से, जहां हम लाल बालों वाले गेहूं को देखते हैं। उसे स्क्विड वालों का फोन आता है और वो उसे बोलते हैं कि उसे अपनी फ्लाइट में बैठकर अपनी बेटी के पास चले जाना चाहिए। लेकिन गेहूं ने ऐसा नहीं करता और वो कसम खाता है कि वो स्क्विड गेम वालों को पकड़कर ही रहेगा। इसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वापस अपने शहर चला जाता है। गेहूं फिर एक स्टोर में जाके एक चाकू खरीदता है और बाथरूम में चला जाता है। गेहूं समझ गया था कि स्क्विड गेम वालों ने जरूर उसके शरीर में कोई GPS ट्रैकर लगाया था, जिससे वो उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। अब गेहूं को वो चिप अपने कान के पीछे मिल जाती है। फिर वो उसे चाकू से काटकर बाहर निकाल लेता है और पानी में बहा देता है। इसके बाद हम पुलिस वाले जुन्हू को देखते हैं, जिसे पिछले सीजन के एंड में स्क्विड गेम के फ्रंट मैन ने गोली मार दी थी। लेकिन अब हमें पता चलता है कि वो असल में जिंदा है। इसके बाद कहानी 2 साल आगे जाती है। जुन्हू अब एक ट्रैफिक हवलदार बन गया है और वो बिना हेलमेट पहने लोंडों का चालान काटता फिर रहा है। उसका सीनियर उससे मिलने आता है और हमें पता चलता है कि होश में आने के बाद जिन्होंने अपने सीनियर्स को सब कुछ बताया था कि एक प्राइवेट आइलैंड पर डेथ गेम्स खिलाए जाते हैं और सैकड़ों लोग उसमें मरते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था तो कोई उसकी बात नहीं मानता। इसलिए जुन्हू भी अब हार मान चुका है और शांति से ट्रैफिक हवलदार की नौकरी कर रहा है। सीनियर जुन्हू से पूछता है कि जिस आदमी ने उसे गोली मारी थी क्या उसे उसकी शक्ल याद है, लेकिन जुन्हू मना कर देता है। असल में उसे फ्रंटमैन का चेहरा साफ साफ याद है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जुन्हू का भाई इन्हो था, जिसे ढूंढने के लिए जुन्हू वहां गया था। दूसरी तरफ हम एक कपल को देखते हैं जो कि होटल ढूंढते हुए पिंक होटल के पास आते हैं, लेकिन क्योंकि इसका साइन बोर्ड बंद था तो इन्हें लगता है कि ये भरा हुआ होगा। असल में इस पिंक होटल में गेहूं रहता है। उसने चारों तरफ CCTV लगा रखे थे ताकि कोई भी उसकी मर्जी के बिना अंदर न आ सके। इसके बाद गेहूं से उसका लोन शार्क किम मिलने आता है। वही लोन शार्क जीस, इससे गेहूं ने सीजन 1 में कर्जा लिया था। असल में गेहूं उस ट्रेन टू बुसान वाले एक्टर की तलाश में है जो कि लोगों के साथ डॉक्ची गेम खेलता है और फिर उन्हें स्क्विड गेम में आने का इनविटेशन देता है। उसे हम रिक्रूटर बुलाएंगे। रिक्रूटर को ढूंढने के लिए गेहूं ने किम को काम पे लगा दिया था, क्योंकि उसके पास कई सारे आदमी हैं जो कि शहर के सभी स्टेशन पर जाकर रिक्रूटर को ढूंढ सकते हैं। और इस काम के गेहूं इन्हें लाखों करोड़ों रुपए दे रहा था। ये वही पैसे थे जो उसे स्क्विड गेम जीतने पर मिले थे। गेहूं बोलता है कि 3 साल पहले इसी महीने में उस आदमी ने गेहूं को काट दिया था, यानी कि उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका अभी है। अगर वो गेम अब भी चालू है तो रिक्रूटर नए प्लेयर्स को काट देने जरूर आएगा। किम ये बात अपने आदमियों को जाके बताता है। उन्हें गेहूं पर भरोसा नहीं था कि ऐसे कोई डेड गेम्स खिलवा रहा है, और डाकची वाला आदमी सच में है भी। लेकिन किम को उसकी बातों पर यकीन था, क्योंकि वो फालतू में इन्हें लाखों करोड़ों रुपए नहीं देगा। साथ में वो भी नोटिस कर रहा था कि कई लोग उससे कर्जा लेते हैं और फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं, तो शायद वो लोग स्क्विड गेम में जाके मर जाते होंगे। और गेहूं ने ये भी कहा है कि अगर इन्होंने डाकची वाले को पकड़ लिया तो वो इन्हें पूरे 1 बिलियन वोन इनाम में देगा। जो सुन सभी लोग ये काम करने के लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। दूसरी तरफ जुन्हो भी 2 साल से उस आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है जहां स्क्विड गेम खिलाया जाता है। वो हर हफ्ते एक बोट ड्राइवर के साथ समुद्र में निकल जाता है। उस आइलैंड की तलाश में ये बोट ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि वही आदमी है जिसे जुन्हो की बॉडी समुद्र में तैरते हुए मिली थी, और उसी ने जुन्हो को हॉस्पिटल पहुंचाकर उसकी जान बचाई थी। ये लोग हर हफ्ते किसी नए आइलैंड को देखने जाते हैं, लेकिन वो गेम वाला आइलैंड इन्हें अभी तक नहीं मिला। ड्राइवर कहता है कि जहां उसे जुन्हो की बॉडी मिली थी उसके आसपास करीब 100 आइलैंड होंगे, तो उनमें से वो गेम वाला आइलैंड ढूंढना बहुत मुश्किल है। साथ ही इस तरफ का मौसम भी खराब रहता है, इसलिए इधर से कोई बड़ा जहाज भी नहीं गुजरता। ड्राइवर की बातें सुन जुन्हो भी मान जाता है कि ये लोग उस आइलैंड को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे और उसे ढूंढने की जिद छोड़ देता है। इधर किम अपने सभी लोगों को बताता है कि उन्हें एक सूट वाला आदमी को ढूंढना है जिसके हाथ में एक ब्रीफ केस होगा। ये लोगों के साथ डाकची गेम खेलता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और फिर उन्हें एक इनविटेशन कार्ड देकर चला जाता है। इन्हें शहर के सभी स्टेशन पर दिन रात नजर रखनी है और जैसे ही ये आदमी दिखाई दे इन्हें गेहूं को कॉल करना है। अब ये सभी लोग ग्रुप्स में बंटकर इस आदमी को ढूंढने निकल जाते हैं। ये लोग सारी ट्रेन और स्टेशन छान मारते हैं, लेकिन कई दिन तक इन्हें कोई नहीं मिलता। अब एक दिन किम अपने पंटर के साथ बैठ के लंच कर रहा था। इसका कोई नाम नहीं है तो हम इसे ली बुलाएंगे। ली फिर अपने बॉस से कहता है कि वो लोग 2 साल से इस डाकची वाले को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं मिला। तभी इन्हें थप्पड़ की आवाज आती है
और ये देखते हैं कि इनके ठीक सामने वही रिक्रूटर था जो कि एक लड़के के साथ डाकची वाला गेम खेल रहा था। फिर वो उसे गेम का इनविटेशन कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। ये लोग तुरंत ही गेहूं को कॉल कर बताते हैं। गेहूं इनसे कहता है कि उस आदमी का पीछा करो, वो वहाँ आ रहा है। इधर जिस लड़के को वो कार्ड देकर गया था उसे अपनी गर्लफ्रेंड जूनही का कॉल आता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता। उसकी गर्लफ्रेंड एक हॉस्पिटल में बैठी हुई थी। उसके पास भी स्क्विड गेम का एक कार्ड था और वो अपना ऑपरेशन कराए बिना ही यहाँ से चली जाती है। वो रिक्रूटर इसके बाद एक दुकान में जाकर वहाँ से 100 ब्रेड और 100 लॉटरी के टिकट खरीदता है। फिर वो एक पार्क में जाता है जहाँ ढेर सारे होमलेस लोग बैठे हुए थे। वो एक आदमी को जगाकर उससे कहता है कि उसके पास एक ब्रेड और एक टिकट है, लेकिन वो इनमें से सिर्फ एक ही चीज ले सकता है। वो गरीब आदमी ब्रेड छोड़कर लॉटरी का टिकट लेता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकलता। फिर रिक्रूटर दूसरे गरीब आदमी के पास जाता है और उसे भी 2 ऑप्शन देता है। वो भी टिकट चूज करता है और उसमें से कुछ नहीं निकलता। रिक्रूटर ऐसा करता ही जाता है। ज्यादातर लोग पैसों के लालच में टिकट ही चुन रहे थे और बहुत कम लोगों ने ब्रेड चुनी थी। वहीं किमोरली छुपकर ये सब तमाशा देख रहे थे। अब आखिर में रिक्रूटर सभी ब्रेड्स को नीचे जमीन पे गिरा देता है और लोग उससे पूछने लगते हैं कि वो खाना फेंक क्यों रहा है। जिस पर रिक्रूटर बोलता है कि ये खाना बर्बाद मैंने नहीं बल्कि आप लोगों ने किया है। आपके पास मौका था लेकिन खाने की बजाय आपने टिकट को चुना। इसके बाद रिक्रूटर उन सभी ब्रेड्स को अपने पैरों से कुचल देता है। फिर वो टैक्सी पकड़कर यहाँ से निकल जाता है और किमरली दूसरी टैक्सी में उसका पीछा करने लगते हैं। वो गिन्हू को लोकेशन अपडेट करते जा रहे थे। इधर गिन्हू यहाँ आने के लिए बहुत जोर से कार चला रहा था, जिस वजह से ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है। इसमें और कोई नहीं बल्कि जुन्हो होता है, पर वो नए ऑफिसर को चालान काटने भेजता है। चालान लेते ही गिन्हू यहाँ से निकल जाता है, जो नए ऑफिसर को काफी अजीब लगता है। वो जुन्हो को बताता है कि उस आदमी की कार में कई सारे मोबाइल और टैबलेट्स रखे हुए थे। ये सुन जुन्हो को शक होता है और वो चालान पर गेहूं का नाम पढ़ लेता है और उसे पहचान जाता है। इधर रिक्रूटर का पीछा करते हुए ली और कीम एक सुनसान गली में आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि गेहूं को आने में टाइम लग रहा है तो उन्हें ही इस आदमी को पकड़ लेना चाहिए, वरना ये भाग जाएगा। ये उसे पकड़ने जाते हैं तो वो अकेला इन दोनों की पिटाई लगा देता है। गेहूं जब यहाँ आता है तो उसे बस किम का चाकू पड़ा मिलता है और रिक्रूटर छत के ऊपर से उसे देख रहा था। रिक्रूटर अब किम और ली को बांध देता है, जो कि डर के मारे रो रहे थे, और कहता है कि वो लोग एक डेथ गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है रशियन रॉलेट्स। इसमें रिक्रूटर रिवॉल्वर के अंदर एक गोली डालेगा, यानी उसे मरने के चांसेस 6 में से 1 होंगे। इतना कह के वो खुद पर गोली चलाता भी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा सनकी है और उसे खुद की मौत से भी डर नहीं लगता है। वो किम और ली को रॉक पेपर सिजर्स खेलने को बोलता है और जो भी हारेगा उस पे गोली चला देगा। गेम शुरू होता है और काफी देर तक कोई नहीं मरता तो रिक्रूटर रिवॉल्वर में 1 की जगह 5 गोली डाल देता है, यानी कि अब जिंदा बचने के चांस 6 में से 1 है। अब गेम फिर से शुरू होता है और ली गलती से दोनों हाथ रोक में चल देता है, यानी कि अब उसका बॉस चाहे तो आराम से उसे हरा सकता है। लेकिन ली को बचाने के लिए उसका बॉस किम जानबूझकर हार जाता है और रिक्रूटर उसके सिर में गोली मार देता है। इधर वो पुलिस वाला गेहूं को ढूंढते हुए किम के अड्डे पर पहुंचता है और फिर वहां से उसे पिंक होटल का पता मिल जाता है। गेहूं जब होटल वापस आता है तो उसकी लाइट जली हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि अंदर कोई है। अंदर और कोई नहीं बल्कि रिक्रूटर था, जो पूछता है कि वो उसे क्यों ढूंढ रहा था। गेहूं बोलता है कि तुम तो बस एक पालतू कुत्ते हो, मुझे तुम्हारे बॉस से काम है। रिक्रूटर अब बताता है कि वो गेम में लाशें हटाने और जलाने का काम किया करता था। एक दिन उसके हाथ में गन थमा के उसे रिक्रूटर बना दिया गया। इसने भी ये गेम जीतने के लिए अपने ही फादर को मार दिया था, जिसका उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि ये काम करके तो उसे बहुत मजा आता है। रिक्रूटर अब गेहूं के साथ भी रशियन रूलेट गेम खेलने लगता है, जिसमें वो रिवॉल्वर में 1 गोली डालेगा। ये बारी बारी से गोली चलाएंगे और 6 में से 1 बार तो गोली चलेगी ही। पहले गेहूं खुद पे गोली चलाता है, फिर रिक्रूटर, फिर गेहूं और फिर रिक्रूटर। अब 5वां नंबर था, यानी कि गोली चलने के चांस 50-50 हो गए थे। वो गेहूं को उकसाता है कि तुम चाहो तो अभी मुझे मार कर इस गेम को खत्म कर सकते, पर गेहूं ऐसा नहीं करता और इस बार भी गोली नहीं चलती, यानी कि रिक्रूटर की मौत अब पक्की है। गेहूं भी उसे उकसाता है कि अगर तुम गेम में चीटिंग करके मुझे मार देते हो तो साबित हो जाएगा कि तुम बस एक पालतू कुत्ते हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये आदमी सनकी है और ये जानते हुए भी कि इस बार तो गोली चलेगी ही, ये खुद को गोली मार के मर जाता है। और हम जुन्हो को देख पाते हैं, जो कि उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां की डिटेल उसने कार के थ्रू निकलवाई थी। ये वो बिल्डिंग थी जहां पर गेहूं और रिक्रूटर के बीच में रशियन बुलेट का खेल चल रहा था।
जिसके अंदर रिक्रूटर जान से मारा गया था। तभी जुन्हो को कुछ आवाजें आने लगती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए जैसे ही वो एक रूम में पहुंचता है तो वहाँ पर ली को पाता है, नंगी हालत में, वो भी हाथ पैर बंधे हुए। वो कैसे तैसे उन्हें खुलवाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर पहुँचे कैसे। जहाँ पर ली का बताना था कि इस बंदे ने सबसे पहले तो हमें मारा, उसके बाद में हमारे साथ में भी रशियन बुलेट वाला खेल खेला और मेरी आंखों के सामने मेरे बॉस को ठोक दिया। मैं जब तक उनकी मौत का बदला नहीं लेता तब तक शांत नहीं बैठूंगा। सर, आप जिस खेल का पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं, अब आज से मैं भी उसमें आपके साथ में हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है कहानी की एक और लीड कैरेक्टर, एक लड़की पर, जो कि उस वक्त एक कार में सो रही थी। अब यहाँ पर उसकी बैक स्टोरी ये है कि ये नॉर्थ से साउथ आना चाहती थी, मगर खुद तो पहुँच जाती है लेकिन बच्ची पीछे ही छूट जाती है। इसलिए उसकी बच्ची के लिए वो हमेशा तड़पती रहती थी और एक पार्किंग के अंदर एक कार में ही सोया करती थी। पार्किंग वाला उससे कई बार आकर इस जगह से चले जाने के बारे में भी कहता था, मगर फिर भी गरीब हालत और बेचारेपन को देखकर उसे छोड़ दिया करता था। फिर से सीन शिफ्ट होता है गेहूं पर, जिसने जुन्हो को अब बंदी बना लिया था और कहता है कि आखिर तुम मेरे पीछे यहाँ तक कैसे आ गए। शायद मैं तुम्हें जानता हूँ, हमारी मुलाकात उस खेल में हुई थी। तुम आई थिंक उस खेल के अंदर सोल्जर थे, जहाँ पर जुन्हो भी बताता है कि मैंने तुमसे मेरे भाई के बारे में पूछा था। 2016 में मेरा भाई इस खेल को खेलने के लिए आया था और तब से लेकर कभी घर ही नहीं लौटा। मैं भी इस खेल का पर्दाफाश करने और बेगुनाहों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। तुम चाहो तो इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर गेहूं कहता है कि इसमें जान का खतरा है, पल पल पर मौत लिखी है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ से अकेला आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस पर जुन्हो का कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहाँ पर ढेर सारे सोल्जर है जिनके पास में ढेर सारी गन्स है। जिसके बाद गेहूं उसे अपने रूम में ले जाकर ढेर सारा बिस्तर पर पड़ा पैसा दिखाता है और उसके बाद में उन्हें रूम में लेकर आता है और बताता है कि मैंने अभी तक पिछले 2 सालों में इतनी गन्स तो इकट्ठा कर ली है, क्या ये उनसे लड़ने के लिए काफी रहेंगी। फिर उन्हें एक रूम में ले जाकर कहता है कि तुम जब चाहो तब यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही प्यारे गार्डन में, जहाँ पर सभी बच्चे काफी सारे गुड्डे गुड़ियों के साथ में खेल रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बच्ची जो कि टॉफी की वेट कर रही थी कि उसका नंबर कब आएगा, तभी एक बनी रैबिट आकर उसे टॉफी देती है। यहाँ हम रूम में देख पाते हैं कि ये जीतने भी बनी होते हैं, ये जॉब करते हैं और गर्मी के अंदर इतना बड़ा मास्क लेकर बैठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब ये बच्ची खुश होकर एक प्यारी सी ड्राइंग रैबिट के लिए बनाकर लेकर आती है। तभी पीछे से एक शख्स जो कि बिना मास्क के अंदर आया था, बच्ची का उसे देखकर दिल टूट जाता है। उसे ये लग रहा था कि ये सभी बनी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, मगर वो तो एक इंसान था। वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसका फादर उसे वहाँ से ले जाता है। वही सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर हम गेहूं को देख पाते हैं जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड की माँ के पास उनकी हालत देखने के लिए आया था। वहीं पर एक लड़की सिबियक जिसने उसकी जेब काटी थी, उसका छोटा भाई था। जो दोनों प्लेयर्स गेम में मारे गए थे उन दोनों के परिवार वाले थे, यानी कि दादी और पोता। यहाँ पर गेहूं ने इन दोनों को मिलवा दिया था और दूर से बस देख रहा था कि इनकी हालत अब कैसी चल रही है। अब वो एक कंसल्टेंसी कंपनी में जाता है, वहाँ के एक पर्सन को बहुत सारा रोकड़ा भी देता है और वो सिबियक की माँ को वापस लाने के लिए कहता है जो अमेरिका में है। गेहूं के वहाँ से चले जाने के बाद में वो कार वाली लड़की भी वहाँ पर पहुँचती है और कहती है कि मेरा बच्चा साउथ में रह गया है। मैंने तुम्हें कई बार बोला है तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो, मगर मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। जहाँ पर ये कंसल्टेंसी वाला पर्सन कहता है कि मेरे से जितनी कोशिश होगी मैं जरूर करूँगा, मगर बार बार यहाँ आकर मेरा सर खाना बंद कर दो। अब वो फिर से अपनी उसी कार में जाकर सो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, जुन्हो अपनी भाभी की कब्र पर फूल लगाने के लिए आया था और फिर वो अपनी माँ के साथ बैठकर आराम से अपना डिनर कर रहा था। माँ पूछती है क्या तुम हान से मिले? हान को गए हुए काफी टाइम हो चुका है, क्या वो वापस आएगा? अब जुन्हो तो जानता था कि वो स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बन करके लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, तो वो तो एक बुरी दुनिया में उतर चुका है, इस दुनिया में अब कभी आ नहीं पाएगा। इसलिए वो अपनी माँ को झाड़ देता है और कहता है कि आज के बाद हान का नाम भी मत लेना, वो अब हमारे लिए मर चुका है। क्या उसने इतने सालों में एक बार भी आकर हमारी कभी सुध ली? तो बेहतर रहेगा कि अब आप उसके बारे में बातचीत करना छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ अगेन मेले का सीन दिखाया जाता है, मगर इस बार बच्ची को वो बनी रैबिट टॉफी देती ही नहीं। वहीं हम देख पाते हैं कि जो लड़की थी उसने अपना रिसिग्नेशन दे दिया था। वहीं हम देख पाते हैं कि छोटी बच्ची जो कि ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी, वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई, उसे हॉस्पिटलाइज्ड करने की नौबत आ गई। उसका बाप जो आकर कहता है कि मेरी बच्ची है, इसे प्लीज अभी सन सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए।
ये सारा वाकया दूर खड़ी होकर की जिसे कि उस बच्ची की गिरी लाल टोपी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ गेहूं को देख पाते हैं जो कि उन कमीनों का पर्दाफाश करने के लिए अपनी लोकेशन ट्रैक करवाना चाहता था। इसलिए इलीगली डॉक्टर को अपनी बिल्डिंग में बुलवाकर एक दांत उखड़वाकर एक ट्रैकर दांत में लगवा लेता है, ताकि जब ये लोग उस रिक्रूटर तक पहुंचे और रिक्रूटर उन्हें जहाज में लेकर के उस टापू तक लेकर के जाए तो पीछे से उसकी पूरी टीम आकर के उन पर हमला कर दे और इस गेम को रुकवा दे। इसी बीच हम उस छोटी बच्ची की हालत भी देख पाते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसके इलाज के लिए उसके बाप के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बेटी का ठीक तरीके से ट्रीटमेंट करवा सके। यहाँ एक तरफ फौज, गोली बंदूक और ढेर सारे रुपयों के साथ गेहूं तैयार था उन कमीनों को खत्म करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ नेउल भी तैयार थी वापस आने के लिए। अब जैसा कि पूरी टीम उस सूट बूट पहनने वाले रिक्रूटर को ढूंढ ही रही थी तो इसलिए वो उसका पीछा करते जाते हैं और एट दी एंड गेहूं को उसकी जेब से जो कार्ड मिला था गेहूं उसी पते पर पहुंचाता है जहां पर फ्रंटमैन के एक आदमी ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो उसे कार में बैठा लेते हैं जहां पर गेहूं उससे कहता है कि शायद हम पहले भी मिल चुके हैं। अब बेसिकली सीजन 1 के लास्ट एपिसोड यानी कि 9th एपिसोड में बताया गया था कि गेहूं की आंखों पर पट्टी बंधी थी और हानली उसकी आंखों के सामने ही बैठा था और उसे गेम में जीतने की बधाई दे रहा था, जबकि गेहूं का कहना था कि ये पैसा मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि इन पर उन बाकी 455 लोगों की मौतें लिखी थी और रही बात मेरी तो मैं अगेन इस खेल को खेलना चाहूंगा, सिर्फ इसे जीतने के लिए नहीं बल्कि इस बार जीतने भी लोग गए हुए हैं उनकी जानें बचाने के लिए। अब इस बात को सुनकर फ्रंटमैन खुश हो जाता है और कार के अंदर नशे की गैस छोड़ देता है जिससे कि गेहूं वहीं बेहोश हो जाता है। मगर उसके दांत में जो ट्रैकर लगा हुआ था उसे ट्रैक करते करते उसकी पूरी टीम अब उसके पीछे लग जाती है और एपिसोड के एंड में हम देख पाते हैं कि न्यूल अपने 11 वाले कंटेनर के अंदर जाके सोल्जर की ड्रेस पहन लेती है। ली और जुन्हो को देख पाते हैं जो कि इस वक्त एक बोट के अंदर जाकर उस हिडन आइलैंड को ढूंढने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर एक बार वो आइलैंड मिल जाए तो फिर उन सभी डेथ गेम्स वालों का पर्दाफाश करने में आसानी होगी। इस वक्त उनका सहारा था गेहूं, यानी कि गेहूं के दांत में लगा वो ट्रैकर जिसे ट्रैक करके ये लोग आगे बढ़ने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ गेहूं की आंख खुलती है गेम्स खेले जाने वाले हॉल में जहां पर वैसे ही पिछले टाइम वाले ढेर सारे बेड्स लगे हुए थे। उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, नंबर वही था यानी कि 456, वही नंबर जो कि पिछले वाले सीजन में भी था। तभी पिंक कलर के सूट वाले सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं और फिर लोग जो कह रहे थे कि भाई आप हमें यहाँ पे क्यों लाए हो, खेल क्या खिलवाओगे और जबरदस्ती हमारे कपड़े क्यों बदल दिए, हमें सस्ते जूते दे दिए, हमारे जूते तो और भी ज्यादा महंगे थे। जहाँ पर इनके मुंह पर तमाचा मारते हुए इनका वीडियो दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि तुम जिस जिंदगी को जीते आए थे उसमें हर किसी के माथे पर 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का कर्जा था। हम तो तुम्हें बस खेल जीतकर पैसा कमाने का एक मौका देना चाहते हैं। इसी बीच में गेहूं बोल पड़ता है कि क्या अगर हम में से कोई भी इस खेल को ना खेलना चाहे, मेजोरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहे, तो क्या बिना खेल खेले हम यहाँ से निकल सकते हैं? जिस पर सोल्जर कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है मगर ये सब कुछ एक वोटिंग के थ्रू डिसाइड होगा। तो यहाँ पर गेहूं ये बात डिसाइड कर चुका था कि अब ये लोग मिल करके खेल खेलेंगे और वो इनको आगे लीड करेगा और जीतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएगा। फिर वोटिंग के थ्रू ये लोग अपनी जान बचाकर इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएंगे। मगर इससे पहले इन सभी से अग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है। एक एक बंदा आता है अग्रीमेंट पर इस खेल को खेलने के लिए साइन करता जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंट लोगों की डिफरेंट स्टोरीज भी हमें दिखाई पड़ती है, जिनमें से एक बंदा होता है यूट्यूबर, उसका चैनल ट्रेडिंग का होता है। चैनल का नाम था MG कॉइन और इस बंदे ने काफी सारे लोगों को एक कॉइन पर इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया होता है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने उसके बोले गए कॉइन पर पैसा लगाया था वो सभी डूब जाते हैं। इसमें इस बंदे का खुद का भी लॉस हो चुका था, जिनमें से एक पर्पल बाल वाला शख्स थैनोस भी होता है। ये जो थैनोस है ये एक रैपर होता है, इसका एक दोस्त भी बन जाता है। इस MG कॉइन वाले की भी अलग लाइफस्टाइल चल रही होती है। गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर चली गई थी, मगर किस्मत की बात ये थी कि इस बार इस गेम को खेलने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी जो कि प्रेग्नेंट होती है। एंड देन गेहूं यहाँ पर आकर सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए साइन कर डालता है। वही दूसरी तरफ जुन्हो और ली को दिखाया जाता है जो निकले होते हैं अपनी टीम के साथ हिडन आइलैंड को ढूंढने के लिए। कहानी वापस से स्क्विड गेम पर शिफ्ट होती है। हर कॉम्पिटिटर एक एक करके आता है और अपनी फोटो खिंचवाता है। तो थानोस जो कि बड़ा रैपर था तो हर कोई उससे सेल्फी खिंचवाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर गेम्स के रूल थे कि एक बार में सिर्फ एक ही बंदा फोटो खिंचवाएगा। तो खैर फोटो सेशन खत्म हो जाने के बाद में जब सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी गेहूं को अपना पुराना दोस्त जुंगबे दिखाई पड़ता है
जुंगबे को हमने सीजन 1 के एपिसोड 1 में भी देखा था, जहां पर ये दोनों दोस्त मिलकर घोड़े की रेस पर पैसा लगाते हैं और जीत भी जाते हैं। ये वही वाला दोस्त है। अब इन्हें पहले खेल के लिए बुलाया जाता है। आइलैंड के बड़े वाले ऊपर के द्वार खुल चुके थे। अंदर के ग्राउंड में ये लोग पहुंच चुके थे एंड पहला गेम वही पुराना वाला रेड लाइट ग्रीन लाइट था। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं टीम जो कि ट्रैकर को ट्रैक करते करते निकल रही थी। ये लोग तो पता नहीं एक अलग ही आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक इंसान फिशिंग कर रहा था। तब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि स्क्विड गेम वालों ने गेहूं के ट्रैकर वाले दांत को निकालकर कोई फालतू का दांत लगा दिया। यहाँ पर भी जब गेहूं अपने दांत को चेक करता है उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो एक नकली दांत लगाया गया था, जिसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर शुरुआत होती है इस खूनी खेल की। मगर जैसा गेहूं चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके, तो वो सबके आगे आकर के चिल्लाने लगता है कि देखो ये खेल बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो भी इसमें एलिमिनेट हुआ उसको गोली मार दी जाएगी, क्योंकि जो सामने डॉल है उसकी आंखों में मोशन डिटेक्शन सेंसर लगे हुए हैं, तो जो भी हिलता हुआ पकड़ा गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए जब भी मैं बोलूं स्टैचू तो 1 सेकंड के लिए भी मत हिलना। अब गेम की शुरुआत होती है। लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं, मगर जैसे ही गेहूं कहता है स्टैचू हिलना भी मत, तो सभी उसकी बात मानकर चुप हो जाते हैं। और यही सारा दृश्य दूर बैठकर फ्रंटमैन यानी कि हान देख रहा था। अब हिलते हुए कुछ लोग उस डॉल के डिटेक्शन में आ जाते हैं और धड़ाधड़ गोलियां पड़नी शुरू हो जाती है। ये शूटर सोल्जर्स में नंबर 11 भी शामिल थी। यहाँ पर गेहूं ने एक स्ट्रेटेजी बना रखी थी। वो क्या करता है, आगे बढ़ते वक्त मुंह पर हाथ रख लेता है ताकि बोलते वक्त उसका मोशन डिटेक्ट ना हो पाए। अब जब लोगों को मालूम पड़ चुका था कि ये खेल सचमुच खतरनाक है, हिल जाने पर सीधी गोली ठोक दी जाती है, तो वो अब दिल से गेहूं को फॉलो करने लगते हैं। और जैसा कि इनकी लिमिट ही सिर्फ 5 मिनट की थी, इन्हें कैसे भी करके 5 मिनट के अंदर डॉल के घूम जाने पर तेज भागकर उस फाइनल लाइन को पार करना था। तो यहाँ पर गेहूं एक चाल खेलता है। वो सभी को एक लाइन बनाने के लिए कहता है, लंबे लोग आगे रहो, छोटे लोग पीछे रहो, क्योंकि मोशन में जितने कम लोग कैप्चर होंगे उतने ज्यादा लोगों के बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अब इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थेनोस जो कि नशे की गोली खा करके लोगों को धक्के देता है और उसकी वजह से ना जाने कितने मासूम लोग मारे जाते हैं, मगर फिर भी ये लोग आगे बढ़ना नहीं रुकते और आगे चलते जाते हैं। अब गेम का टाइम खत्म होने ही वाला था, फिर भी गेहूं अपनी जान पे खेलकर एक घायल आदमी को बचाता है। फिर भी नंबर 11 उस आदमी को सर में गोली मार देती है। जान बचाकर होल में लौटने वाले लोग सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। इतने में ही सारे सोल्जर यहाँ पर पहुँच गए और कहते हैं कि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हर खेल के बाद में एक वोटिंग सेशन होगा। अगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल यहाँ से जाना चाहेंगे तो अभी तक के खेल में जीती गई राशि सभी लोगों में बराबर बांट दी जाएगी। तो टोटल 456 लोग आए थे, जिनमें से अभी 365 लोग बचे हुए थे। तो जितने भी लोग मरे थे उतना पैसा एक बड़े से पिगी बैंक के अंदर आ जाता है। और अगर ज्यादा लोग इस खेल को ना खेलने के लिए वोट कर देते हैं तो जितना भी पैसा उस पिगी बैंक में अभी आया है वो सभी में बराबर बट जाएगा। तो वो हो रहा था कुछ पर पर्सन 20-30 हजार रुपए। तो सभी लोग कहते हैं जान की जोखिम लगा करके सिर्फ 20-30 हजार ही अगर लेने होते तो वो तो मैं घर बैठकर भी निकाल सकता था। मैं तो इस खेल में और ज्यादा खेल करके जाऊंगा। जबकि गेहूं का बताना था कि ये खेल मैं पहले खेल चुका हूँ, इसमें मौत का खतरा है। 456 बिलियन बॉन्ग सिर्फ उसी को मिलेंगे जो अकेला बचेगा, यानी कि 455 लोग तो मौत के घाट उतर जाएंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि इस गेम को अभी के अभी बंद कर दिया जाए। जबकि कुछ लोगों का सोचना बिल्कुल उल्टा था। उनका मानना था कि अगर विनर हमारे साथ में है तो उसने भी सारे खेल पहले भी खेल रखे होंगे, तो क्यों ना इस बार अगेन किस्मत को आजमाया जाए। अब वोटिंग होती है, कोई एक्स दबाता है यानी कि खेल नहीं खेलना, तो कई लोग ओ दबाते हैं यानी कि खेल खेलना है। अब ऐसा करते करते सभी लोगों के वोट्स होने लगते हैं। ये करीब 182 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लेफ्ट और राइट में, यानी कि दोनों का पलड़ा एकदम बराबर हो जाता है। अब आखिरी शख्स यानी कि नंबर 1 की बारी आती है। नंबर 1 और कोई नहीं बल्कि फ्रंट मेन होता है और वो गेम खेलने के लिए वोट करता है, यानी कि अब आगे की गेम खेली जाएगी। हमें मरे हुए लोगों की लाशों को दिखाया जाता है, जिनमें से कुछ पर क्रॉस के निशान बने थे, जिसका मतलब था कि उन लोगों के ऑर्गन्स निकालने हैं। और 2 आदमी जब ये काम कर रहे थे तब उनको सिर्फ एक ही डेड बॉडी के ऑर्गन ठीक मिले, इसलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि जानबूझकर कोई सर पे गोली मार रहा है जिससे ऑर्गन्स जल्दी खराब हो जाते हैं। ऐसे तो उनका ये धंधा बंद हो जाता, इसीलिए वो फौरन इस चीज की खबर दूसरे फ्रंटमैन को देते हैं।
अब हमें सभी प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिनमें गेहूं बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानता है इस गेम में जो भी हिस्सा लेता है वो मारा जाता है। इसके बाद हान सभी प्लेयर्स को लेकर उसके पास आया और कहा, देखो तुम पहले भी इस गेम में आ चुके हो, तुम्हें गेम्स के बारे में सब पता है, तुम हमारी मदद कर सकते हो, जिससे हम लोगों की जान भी बच जाएगी और हमें भी इनाम की रकम मिल जाएगी। ये सुनने के बाद गेहूं उन्हें बताता है कि पिछली बार हमने दूसरी गेम डालगोना खेली थी, जिसमें शुगर की पॉपडी के अंदर से हमने शेप्स निकालनी होती है। ट्रायंगल सबसे इजी शेप थी और अम्ब्रेला सबसे ज्यादा हार्ड। फिर सब लोग यहाँ से चले गए और अकेले में हान ने गेहूं से सवाल किया, तुम वापस इधर क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। गेहूं दुखी होकर बोला, वो पैसा मेरा नहीं बल्कि मरे हुए लोगों का था, और ऐसे ही अभी जो हम पैसे जीतेंगे वो भी मरे हुए लोगों के होंगे। तुम चाहते तो इस गेम को रोक सकते थे, तुमने ये गेम क्यों नहीं रोकी? हान ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग गेम खेलकर पैसे कमाना चाहते हैं। सबका कर्ज उन पैसों से ज्यादा था जो हमने कल जीते थे। उनकी ये बहस खत्म करवाते हुए गेहूं का दोस्त उनसे कहता है, अब हमें अगली गेम्स के लिए एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हम ज्यादा लोगों की जान बचा सके। दूसरी तरफ थेनोस और उसका दोस्त उस यूट्यूबर लड़के को तुम्हें हमारे पैसे वापस देने पड़ेंगे ये कहते हुए मारने लग जाते हैं। हानिस लड़ाई को रुकवाता है और थेनोस और उसके दोस्त की कुटाई भी करता है, जिसके बाद सभी अपने अपने बिस्तर पर चले गए। फिर हान ने गेहूं से माफी मांगी और बताया कि गेम में रुकना उसके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी वाइफ को लिवर कैंसर था। उसको लिवर ट्रांसप्लांट की भी जरूरत थी, और जब उसने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, कर्ज लिया, तो उसके डिपार्टमेंट वालों को लगा कि उसने करप्शन किया है, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई और अब उस पे बहुत बड़ा कर्जा भी है। वो बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जा सकता। उसको इमोशनल हुआ देखकर गेहूं भी उसकी मजबूरी समझ गया और उसने भी ठान लिया कि अगले गेम में वो सबका साथ देगा। अब हमें नंबर 11 को नए फ्रंटमैन के सामने बुलाया गया, क्योंकि वो लोगों के सर में गोली मारती थी। जब फ्रंटमैन उससे वजह पूछता है तो वो बताती है कि पुराने फ्रंटमैन ने उससे यही डील की थी कि यहाँ पर बेकार लोगों को मारना है। मैं सिर में गोली इसलिए मार रही हूँ क्योंकि उनके अंदर जान होती है। जिस पर फ्रंटमैन बताता है कि तुम्हें आइंदा सिर पे गोली नहीं मारनी है, हम उनके ऑर्गन्स निकालते हैं, तो याद रखना आइंदा तुम्हें सिर पर गोली नहीं मारनी है, वरना बेचने के लिए हमारे पास तुम्हारे भी ऑर्गन्स हैं। अब हम जूनहो को देखते हैं जो अपने ऑफिस में आकर कमिश्नर से मदद मांग रहा है। ये सारी कहानी बताता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए कमिश्नर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और पता चलता है कि जूनहो ने अपनी जॉब भी खो दी है। लेकिन जूनहो अभी भी हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पुरानी टीम को स्क्विड गेम वाला आइलैंड ढूंढने के लिए दोबारा इकट्ठा किया। अब हमें दोबारा गेम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे डालगोना गेम स्टार्ट हो गई थी। गेहूं के कहने पर सबने ट्रायंगल चुना था, लेकिन जैसे ही सबने बॉक्स खोला तो एक ट्रायंगल के अंदर छोटे छोटे कई सारे ट्रायंगल थे। ये देखकर सब डर गए और गेहूं पे चिल्लाने लगे। गेहूं भी डर गया और तब उसकी आंख खुल गई और हमें पता चला कि ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। अब सब उठ चुके थे, दूसरे गेम का टाइम भी हो गया था। इन्हें अब एक नए ग्राउंड में बुलाया जाता है, जहाँ गेहूं हैरान परेशान था क्योंकि ये गेम पहले उसने कभी नहीं खेली थी। अब सब लोग गेहूं से इस गेम के बारे में पूछने लगते हैं, तो वो बताता है कि ये कोई नई गेम है और मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर सब उस पर चिल्लाने लगते हैं। इससे पहले कि ये सब लोग उसे मारना शुरू कर देते, हान बीच में आ जाता है और ये लड़ाई रुकवा देता है। यहाँ पर अब इन्हें 5-5 लोगों की टीम बनाने को कहा गया। डैनी जो कि प्रेग्नेंट थी और जैक की गर्लफ्रेंड थी, जैक उसके पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरी टीम में आ जाओ, लेकिन डैनी इनकार कर देती है क्योंकि अब उसे जैक के साथ नहीं रहना था। वो अब गेहूं की टीम के पास गई और उसने उनसे कहा, प्लीज आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लो, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये लोग मान जाते हैं और इन सब की एक टीम बन जाती है। अब हमें दूसरी टीम को दिखाया गया, जिसमें कैट, पार्क और दोनों माँ बेटा थे, और तभी जबरदस्ती तांत्रिक आकर इनके ग्रुप में शामिल हो गई। टीम्स बनाने के बाद इन सबको बताया गया कि सारे टीम मेंबर्स के पांव बांध दिए जाएंगे और इन्हें एक गोल सर्किल में एक साथ घूमना होगा। 5 मीटर के बाद एक गेम होगी। जिस गेम को खेलते हुए इन्हें आगे बढ़ना है और दिए हुए टाइम के अंदर इन्हें अपना सर्किल कंप्लीट करना है। गेम के नाम सुनते ही इन सब लोगों ने आपस में गेम्स बांट ली। जो जिस गेम में अच्छा था उसे वो खेलनी थी। गेम स्टार्ट हो जाती है और पहली 2 टीम्स एक साथ खेलने के लिए आती है। पहली टीम डाकची को बहुत अच्छे से खेलती है और तेजी से आगे बढ़ती है, लेकिन वो स्टोन को स्टोन से मारने में कामयाब नहीं हुए। स्टोन उनका आगे गिर गया था। एक साथ जब ये लोग उसे लेने के लिए आगे आते तो गिर जाते थे। टाइम काफी वेस्ट हो रहा था। वो स्टोन को भी पार करके आगे बढ़ गए। अगला गेम था
लट्टू को घुमाना, वो भी 2 बार खेलने से पार हो गया। लेकिन सभी गेम्स पूरी करने से पहले टाइम खत्म हो जाता है। दूसरी टीम थी सब गेम्स पूरी नहीं कर पाई, इसलिए स्क्विड गेम वालों ने दोनों टीम्स के मेंबर्स को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। सभी बहुत घबरा गए। यहाँ पर अब सब लोगों की लाशें उठाई जा रही थी। एक बंदा अभी जिंदा था, मरा नहीं था। इन्होंने उसको भी उठाकर कॉफिन में डाला और उसके कॉफिन पे क्रॉस का निशान बना दिया। लेकिन फिर यहाँ पर नंबर 11 आती है और उसने यहाँ पर उस आदमी के सिर पे गोली मार के उसे जान से मार डाला। ये चीज फ्रंटमैन ने भी देख ली थी और उसकी इस हरकत से फ्रंटमैन बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर अब दूसरी टीम की बारी आती है। ये टीम कैट की टीम थी। कैट ने सबको हौसला दिया और ये सब गेम खेलने के लिए तैयार हो गए। हम देख पाते हैं कि कैट की टीम गेम खेलने के लिए आ चुकी थी और अब गेम शुरू होती है। फर्स्ट गेम डाकची खेला, जिसमें वो लड़की पहली बारी में अपने कार्ड को घुमा नहीं पाई। अब कैट ने उसे कार्ड उल्टा पकड़ने को कहा और इस तरह पहली ही बारी में उसने अपने कार्ड को सीधा घुमा दिया था। फाइनली ये लोग आगे बढ़े। आगे इन्हें स्टोन से स्टोन को मारना था। वो लड़का भी पहली बारी में स्टोन को स्टोन हिट नहीं कर पाता। कैट यहाँ पे सबको एक साथ आगे कदम बढ़ाने को कहती है और ये लोग दोबारा उस स्टोन को लेकर पीछे आते हैं। लड़के की माँ उससे कहती है, बेटा उस आदमी को याद करो जिसने तुम्हारे सारे पैसे लूटे हैं। याद आते ही इस लड़के को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्थर पर ठीक निशाना लगाकर ये राउंड भी जीत लिया। ये लोग दोबारा से आगे बढ़े। इस बार इन्हें 5 बार डायस को इकट्ठे उठाकर कैच करने थे। ये काम पहले नहीं कर पाई। उस वक्त उसके बेटे ने उसे कहा, तुम उस लड़की को याद करो जिसकी वजह से डैड तुम्हें छोड़ गए थे। ये सोचते ही उसने भी उससे 5 डायस को उछालकर कैच कर लिया और जल्द ही ये लोग ये राउंड भी कंप्लीट करके आगे बढ़ गए। अगली बारी तांत्रिक की थी। उसने लट्टू को घुमाना था, लेकिन वो ये काम नहीं कर पा रही थी। पहली बार दूसरी बार जब ये काम नहीं कर पाती तो वो रोने लग जाती है और कहती है, हम सब मर जाएंगे। उसका हौसला टूटते देखकर केट उसे जोर जोर से थप्पड़ लगाती है और लट्टू उसकी आंख के करीब लाती है और कहती है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो लड़की अब कैट से डर गई और उसने तेजी से लट्टू को बनाकर घुमाया और फाइनली ये लोग ये राउंड भी जीत गए। अगले राउंड में इन्हें छेगी को पाँव से 5 बार उछालना था और ये काम कैट को करना था। कैट ने सबका मुंह दूसरी तरफ करवाया और बड़ी ही आसानी छेगी से को 5 बार उछालकर ये लोग आगे बढ़े और फाइनली टाइम से पहले ही इन्होंने अपना पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। लेकिन दूसरी वाली टीम जो वक्त पे अपना सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाई, उन्हें गोलियों से भूनकर मार दिया गया। फिर इस तरह गेम चलती रही। कोई टीम जीती तो कोई हारी और जो हारी उन्हें गोलियों से मार दिया गया। आखिरी बारी आई गेहूं की टीम की। उन्होंने अपनी साथ वाली टीम को भी ऑल द बेस्ट कहा और गेम स्टार्ट कर दी। पहला गेम डैनी ने खेला, दूसरा गेम गेहूं के दोस्त ने खेला, तीसरा गेम खेला उनके ग्रुप में आए हुए ली ने, जिसने पहले ही बारी में 5 डायस को उठाकर अपने हाथ में कैच कर लिया था और उसने बताया कि वो इस गेम में एक्सपर्ट है क्योंकि वो अपनी बहनों के साथ ही खेलता रहा है। चौथा गेम उन्होंने खेलना था, उसमें लट्टू को घुमाना था। पहली बार वो ठीक से नहीं कर पाता और ये लोग आगे जाकर उस लट्टू को उठाते हैं। दूसरी बार जब वो ये करने लगता है तो जानबूझकर वो लट्टू को पीछे फेंक देता है। उसकी ये चाल किसी को समझ नहीं आ रही थी। ये लोग पीछे से लट्टू को लेकर आए। अब इन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि जैसे वो अपने हारने से बहुत ज्यादा परेशान है। वो अपने आप को मारने लगा तो गेहूं ने उसे समझाया कि देखो तुम याद करो कि बचपन में तुम ये कैसे घुमाते थे, और इसने लट्टू को ठीक से घुमा दिया। अगली बारी गेहूं की थी। उसे छेगी को 5 बार पाव से हिट करना था। 4 बार उसने आसानी से कर लिया, लेकिन 5वीं बार छेगी आगे की तरफ गिरने वाली थी। इससे पहले कि वो जमीन से टकरा जाता, इन्होंने गेहूं का पांव आगे करके ये गेम जितवा दी और वक्त से पहले जीत कर बहुत खुश हुए। लेकिन उनके साथ वाली टीम वक्त पर वो गेम खत्म नहीं कर पाई और इस तरह वो टीम मारी गई। ये देखकर गेहूं की टीम काफी दुखी हुई। वो अपने रूम में वापस आ गए, जहां बहुत से लोग उन्हें जिंदा देखकर इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब जीते हुए पैसे डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गेम के एंड में जब सब सोल्जर्स अपने रूम में जाने लगते हैं, तब नंबर 11 के रूम का दरवाजा बंद होने से पहले 2 सोल्जर्स उसके रूम में घुस जाते हैं और उसे डराते हैं और मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम अधमरे आदमियों को सर पर गोली क्यों मारती हो, हम उनके ऑर्गन्स इस्तेमाल कर सकते थे। जिसपे नंबर 11 का कहना था कि मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर हेड से करूंगी। जिसपे उन दोनों सोल्जर्स का कहना था कि हमको हेड ने ही भेजा है तुम्हारी खबर लेने के लिए। याद रखना, अब तूने कोई दूसरे के ऑर्गन्स को खराब किया तो वो रात तेरी आखिरी रात होगी। अब सीन शिफ्ट होता है गेम हॉल की तरफ।
जहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्होंने इस गेम में जीतने वाली प्राइज इन्हें दिखाई और बताया कि इस गेम में 110 लोग मरे हैं और अब सिर्फ 255 लोग बाकी रह गए हैं। जिस हिसाब से हर जीतने वाले के पास आप 78 मिलियन योन आ सकते हैं और अब दोबारा वोटिंग होगी। अगर लोग इस गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे तो पैसे सब में डिवाइड हो जाएंगे। बहुत से लोगों को ये पैसे बहुत कम लग रहे थे। गेहूं ने अपनी टीम को कहा कि तुम लोग गेम को बंद करने के लिए वोट करना, तुम लोग को जीत में पैसे चाहिए, मैं यहाँ से निकलकर तुम्हें दे दूंगा। गेहूं की बात उसकी टीम ने मान ली और सबसे पहले इन्होंने गेम बंद करने के लिए वोट किया। दूसरी बारी पार्ट की थी। पार्ट की मोम ने उसे कहा कि तुम गेम बंद करने के लिए वोट करना, हमारे दोनों के पैसे मिला के तुम्हारा कर्जा उतर ही जाएगा। लेकिन पार्ट ने इस गेम को कंटिन्यू रखने का फैसला किया क्योंकि उसका कर्जा कहीं ज्यादा था और उसने अपनी माँ को अपने कर्जे के बारे में नहीं बताया था। वोटिंग आगे बढ़ती है। देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया। ये देखते हुए गेहूं और हान लोगों पर भड़कने लगे और बोले, इतने सारे लोगों के मरने के बावजूद भी आप लोगों को ये गेम कंटिन्यू रखनी है। तब एक सनकी बूढ़ा बोला, हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा है, हमें पैसे लेकर ही यहाँ से निकलना है। ऐसे ही एक दूसरा लड़का बोला, मैं अगर बाहर गया तो वैसे भी मर जाऊंगा, तो बेहतर है कि यहाँ रहकर पैसे कमा लूं या फिर यहीं पर मर जाऊं। उनकी बातों का गेहूं के पास कोई जवाब नहीं था। वोटिंग खत्म हो गई। आखिरी वोट गेहूं को ही देना था। उसने एक गेम बंद करने के लिए तो वोट दिया, लेकिन उसके वोट का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ज्यादा लोग इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते थे। वोटिंग खत्म होने के बाद पार्ट ने देखा कि उसकी मॉम उससे नाराज है। उसने जाके अपनी मॉम को मनाना शुरू किया और बताया, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है और जिन लोगों से मैंने वो कर्ज लिया है वो इतने खतरनाक हैं कि अगर मैंने उनके पैसे वापस ना किए तो वो मेरे सारे ऑर्गन्स निकाल कर बेच देंगे। उसकी ये बात सुनकर माँ ने उसे माफ कर दिया और पार्ट ने भी उसे प्रॉमिस किया कि अगली वोटिंग को गेम बंद करने के लिए ही वोट करूंगा। यहाँ हमने गेहूं के दोस्त को देखा, उसने भी इस गेम को कंटिन्यू रखने के लिए वोट किया था और उसकी इस हरकत से गेहूं बिल्कुल टूट चुका था। गेहूं ने अपनी टीम को वादा भी किया था कि वो उन्हें सारे पैसे दे देगा। तब जुम्बे ने उससे माफी मांगी और बोला, मैंने एक आदमी के बहुत सारे पैसे लुटाने हैं, मुझे यहाँ से पैसे लेकर ही जाना था, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले गेम के बाद मैं भी इस गेम को बंद करने के लिए वोट करूंगा। गेहूं दुखी बैठा था और उसने सबसे कहा, अब एक दूसरे को भी मारना पड़ सकता है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो गए। इन लोगों के पास अब खाना कुछ एक्स्ट्रा था जो उन्होंने डैनी को दे दिया क्योंकि डैनी प्रेग्नेंट थी और उसे ज्यादा खाना खाने की जरूरत थी। सीन कट होकर हमें बाथरूम में जैक और थैनोस को दिखाया गया। वो रैपर अभी भी जैक को घेरे खड़ा था और उसने उसे कहा कि मेरे गुलाम हो, तुम यहाँ से मुझे पैसे जीत कर देकर जाओगे। ये सुनकर जैक ने उसे कहा कि तुम्हारे पैसे डूबने में मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने मेरे कहने पे कॉइन जरूर खरीदे थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया कि अब इन्हें बेचने का टाइम है तब तुमने लालच में वो नहीं बेचे और तुमने अब सारे पैसे खुद गंवाए हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन थेनोस उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो उसे कहता है, जो भी है तुम पैसे जीतो और मुझे वापस करो। ये सुनकर जैक हंसने लगा और बोला, अगर मैं वो पैसे जीत भी गया तो शायद तुम मर चुके होगे। ये बात सुनकर उस रैपर को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि वो जैक की गर्दन पकड़कर उसे मारने लगा। लेकिन सही वक्त पर गेहूं की टीम ने आकर इस लड़ाई को रोक दिया। फिर ये लोग वापस रूम में आ गए और यहाँ आकर गेहूं ने सबसे कहा कि हमें बारी बारी उठकर पहरा देना होगा क्योंकि पैसों के लिए लोग खुद जानवर बन जाते हैं और दूसरे के टीम मेंबर्स को मार देते हैं ताकि प्राइज मनी उनको मिल जाए। रात में हम देखते हैं कि गेहूं ने काफी देर पहरा दिया, जिसके बाद जुम्बे आया और कहा, तुम सो जाओ, अब मैं पहरा देता हूँ। मुझे आज भी याद है कि तुम आखिरी बार मेरे से पैसे लेने आए थे, लेकिन अगर मेरे पास होते तो मैं सच में तुम्हें दे देता। गेहूं ने यहाँ उसे कुछ नहीं कहा। उनकी बातों से हमें पता चला कि उनकी दोस्ती बहुत गहरी, बहुत पुरानी है। वो बचपन से स्कूल टाइम, यहाँ तक की जॉब भी उन्होंने एक साथ की थी। जुम्बे सारी बातें छोड़कर गेहूं से पूछता है, तुम्हारे पास इतने पैसे थे, तुम वापस गेम में क्यों आए? गेहूं ने इस बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक नया सवाल जुम्बे से पूछा कि अगर मैं यहाँ गेम में मर जाऊं तो तुम मेरे हिस्से के पैसों का क्या करोगे? ये सुनकर वो उदास हो गया और उसने बोला, ऐसी बातें नहीं करो, हम एक साथ जीत के बाहर जाएंगे। तब गेहूं ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम साथ जिंदा बाहर जाएं, लेकिन अब मैं हार रहा हूँ। ये लोग मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अब सीन कट होकर फाइनली अब हम जूनहो को देखते हैं, जो दोबारा गेहूं को ढूंढने के लिए सफर शुरू कर चुका है। यहाँ नया दिन भी हो गया है। सभी लोगों को दोबारा गेम के लिए तैयार होने को कहा गया। साथ ही साथ सभी सोल्जर्स भी तैयार हो गए। सभी प्लेयर्स को एक बड़े से हॉल में लेकर जाया गया, जहाँ पर एक स्टेज घूम रहा था।
सभी को उस पर खड़ा होना था। स्टेज के घूमने पर इन्हें 1 नंबर दिया जाएगा। उतने ही नंबर की टीम बनाकर इन्हें यहाँ के किसी भी रूम में जाकर उस रूम को लॉक करना है, जिसके बाद बचे हुए लोगों को मार दिया जाएगा। और अगर रूम में दिए गए नंबर से ज्यादा या कम लोग हुए तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगे कि उन्हें ये गेम कैसे खेलनी है। स्टेज भी घूमना शुरू हो गया। सभी खिलाड़ियों को 10 नंबर मिला और उन्हें 30 सेकंड के अंदर 10 लोगों की टीम बनाकर किसी भी रूम में घुसना था। गेहूं और कैट की टीम तो बिजली की तेजी से अपने अपने कमरों में जा घुसी। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, दरवाजे बंद हो गए और जो भी लोग बाहर खड़े थे, गार्ड्स ने उन पर गोलियां बरसा दी। ये देखकर गेहूं का दिल टूट गया। उसका चेहरा उदासी से भर गया। उनके कमरे में तांत्रिक भी थी, जिसने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया। वो चीखने लगी, तुम सब मेरी वजह से जिंदा हो। सब उसे घूरने लगे। गेहूं को देखकर वो बोली, तुम अभी तक जिंदा हो तो यहाँ जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। हालांकि कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगले राउंड के लिए सब दोबारा स्टेज पर आ गए। स्टेज घूमा और उन्हें 4 नंबर मिला। सभी लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी टीमें बनाई और कमरों में घुस गए। कैट की टीम ने तांत्रिक को छोड़कर अपने रूम में खुद को बंद कर लिया। गेहूं की टीम से इन्हों बाहर हो गया, लेकिन बाकी 4 लोग रूम में चले गए और फिर पहले की तरह बचे खुचे लोगों को बेरहमी से मार दिया गया। तभी सोल्जर्स ने देखा कि एक रूम में 3 लोग थे। गार्ड्स ने उन्हें भी पकड़कर मार डाला। जब ये लोग रूम से बाहर आए तो तांत्रिक उन्हें घूर रही थी। गेहूं की पूरी टीम इन्हों के लिए परेशान थी, लेकिन हैरत की बात, इन्हों बच गया था। उसने कहा, मैं लोगों से जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ, इसलिए मैं बच गया। मानो या न मानो, इस गेम में दोस्ती भी काम आती है। फाइनली अगला राउंड शुरू हुआ और इन सबको 3 नंबर मिला। इन लोगों ने फिर से अपनी टीमें तोड़ी और आगे बढ़े। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ आगे जाना चाहती थी, लेकिन 2 लड़कों ने जबरदस्ती पार्क को पकड़कर अपने रूम में खींच लिया। ये देखकर माँ परेशान हो गई कि उसके बेटे ने उसे छोड़ दिया। वो वहीं परेशान खड़ी थी। तभी गेहूं और इन्हों आए और उसे पकड़ते हुए एक रूम में ले गए। वहाँ बैठकर भी वो बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उसके बेटे को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी, चाहे उसकी माँ मर भी जाए। उसकी बात सुनकर गेहूं और इन्हों को भी दुख हुआ। ये लोग दोबारा बाहर आए, जहाँ पर पार्क भी इस चीज से दुखी था कि उसने अपनी माँ को छोड़ दिया, लेकिन गेहूं ने उसे गले लगाकर संभाल लिया। इस बीच कैट और मैडी को एक तीसरे बंदे ने मिलकर बचा लिया था और वो भी अब उनकी टीम का हिस्सा बन गया था। अगला राउंड भी शुरू हो गया। इसमें 6 का नंबर मिला। ये लोग दोबारा टीम बनाने लगे। मैडी और कैट की टीम गेहूं की टीम से डैडी को लेकर एक रूम की तरफ भागी, लेकिन गलती से मैडी को धक्का लगने से वो पीछे रह गई। सब लोग परेशान हो गए, लेकिन तभी जल्दी से सामने से जेक आकर इनके रूम में घुसकर इनका रूम लॉक कर लेता है और बाहर मैडी रह जाती है, जिसे गोली लग गई। वो इनकी आंखों के सामने मारी गई। उसके मरने से कैट बहुत दुखी थी, क्योंकि गेम में आते ही सबसे पहले उसकी दोस्त मैडी बनी थी। वो उसके मरने का गुस्सा जेक पर निकालने लग जाती है, लेकिन जब जेक उनसे कहता है, अगर मैं सही वक्त पर आकर तुम्हारा रूम लॉक न करता तो तुम सब के सब मारे जाते। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्योंकि मैडी सही वक्त पर अंदर नहीं आ सकती थी। उसकी बात गलत भी नहीं थी, इसलिए सबका गुस्सा ठंडा हो गया। अब अगला राउंड स्टार्ट हो जाता है। इन्हों का ख्याल था कि अब गेम वाले 2 का नंबर चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50 कमरे हैं और ये लोग 126 रह गए हैं। इन्हों के कहने के मुताबिक 2 का नंबर मिला। सब 2-2 की टीम बनाकर कमरों की तरफ भागने लगे। इन्हों और जुंगबे जिस कमरे में गए, वहाँ पर एक और बंदा आ गया। ये लोग 3 हो गए थे। अगर इन्हें सोल्जर्स देख लेते तो मार देते। तब इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस तीसरे आदमी की गर्दन पकड़कर उसे मार दिया। ये देखकर जुंगबे घबरा गया। वो जान गया था कि इन्हों बहुत ज्यादा खतरनाक है। गेम अब खत्म हो चुकी थी। ये लोग वापस अपने रूम में आ गए। अब हमें दिखाया गया कि जो लोग बुरी तरह मर चुके थे, जिनके ऑर्गन नहीं निकाले जा सकते थे, उनको जला दिया गया और बाकी लोगों के ऑर्गन्स निकाले गए। अब हमें जूनहो को बोट में दिखाया गया, जो ड्रोन की मदद से सही आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शिप ओनर उनसे कहता है कि अब हम बस उन आइलैंड्स को ढूंढेंगे जिनको हमने पहले नहीं ढूंढा। जूनहो मान जाता है और ये लोग ड्रोन के जरिए एक ऐसे आइलैंड को देखते हैं जिस पर एक छोटा सा गेट था। वो समझ गए कि जरूर इस गेट के नीचे ही वो फैसिलिटी होगी। उसने फौरन अपने साथियों को वहाँ भेजा और आदमी ने जाकर जैसे ही गेट ओपन किया, तभी वो जान गया था कि ये सिस्टम सारा गेम वालों ने ही लगाया होगा, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट होकर मारे जाएं। दोबारा हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी प्लेयर्स अपनी गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तांत्रिक कैट की टीम से कहती है, तुमने मुझे अपनी टीम से निकाला था ना, देखो अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम सब भी मैडी की तरह मारे जाओगे।
ये सुनकर गंग बोली, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। यहाँ अब जेक भी डैनी के पास आया। वो डैनी के बच्चे को अपनाना चाहता था। उसने डैनी से कहा, देखो हम अब गेम को बंद करने के लिए वोट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम दोनों के पैसों को स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। ये सुनकर डैनी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम आज भी मेरे लिए नहीं, मेरे पैसों के लिए आए हो। तुम अपने पैसों का जो कुछ मर्जी करो, मैं अपने पैसों से अपने बच्चे को अकेले पाल सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि दूसरी तरफ अभी इन्हों और गेहूं को दिखाया गया। गेहूं ने गेम बंद करने वाले लोगों को गिन लिया था। गेम बंद करने वाले लोग अभी भी कम थे और गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा बच गए थे। सिचुएशन देखते हुए गेहूं इनसे कहता है कि हमें लोगों से बात करनी चाहिए और इस गेम को बंद करने के लिए कहना चाहिए, जिस पर इन्हों उसे समझाता है, देखो हम इस तरह नहीं कर सकते। ऐसे में वो लोग जो इस गेम को कंटिन्यू रखना चाहते हैं उल्टा भड़क जाएंगे और गेम से पहले ही यहाँ लड़ाई हो जाएगी। सब एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। यही तो वो गेम वाले चाहते हैं। अब वोटिंग का भी टाइम आ गया था। वोटिंग से पहले सोल्जर्स ने आकर इन सब लोगों को बताया कि अब बचे हुए लोग सिर्फ 100 रह गए हैं और अगर 100 के 100 लोग यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं तो हर एक को 365 मिलियन वॉन मिलेंगे, जो सबके लिए तकरीबन काफी थे। वोटिंग स्टार्ट हो गई। इस पर वोटिंग काफी क्रिटिकल थी, क्योंकि जितने लोग यहाँ से निकलने के लिए वोट कर रहे थे उतने ही लालची लोग ये गेम कंटिन्यू रखने के लिए भी वोट कर रहे थे। दिखाया गया कि तांत्रिक के कहने पर एक लड़की ने गेम को कंटिन्यू रखने का वोट दिया है, जिससे गेम को कंटिन्यू रखने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि अभी इन्हों का वोट बचा हुआ था। सभी उसे देखकर डर गए और सबसे ज्यादा डरा जुंबे, क्योंकि वो उसका कारनामा देख चुका था। इन्होंने गेम नहीं खेलने के हक में वोट दे दिया और सब लोग खुश हो गए। लेकिन अभी तो वोटिंग टाई हो गई थी। इस वोटिंग का कोई रिजल्ट नहीं निकला। तब सोल्जर्स ने कहा कि अब वोटिंग सुबह को दोबारा होगी। सुबह तक कोई फैसला नहीं है। अब सभी लोग जिन्होंने गेम को खत्म करने के लिए वोट दिया था वो सभी परेशान बैठे थे कि पता नहीं सुबह क्या होगा। तब एक आदमी कहता है कि हम उनके किसी एक आदमी को मनाकर अपनी साइड कर लेते हैं। ये सुनते ही पार्क आगे बढ़ा और उसने बोला कि अगर तुम लोग इस गेम को कैंसिल करने को कहते हो तो मैं तुम सबको खाने की पार्टी दूंगा। लेकिन उसके बाद सामने वाली टीम भड़क गई। सामने वाली टीम के अंकल बोले, अगर तुम सब मर गए तो हमें तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पे एक लड़का खड़े होकर कहता है, और अगर गेम बंद न हुई तो देखना तुम सब लोग मर जाओगे। बहस बढ़ते बढ़ते इनकी लड़ाई तक आ गई। उनकी ये बहस देखते हुए गेहूं ने नोटिस किया कि आज इन सबको खाने के साथ फॉग भी दी गई थी, क्योंकि अगर लड़ाई हो तो उसे हथियारों के तौर पर यूज किया जा सके। अब हमें वॉशरूम में दिखाया गया कि वो रैपर एक लड़के को डरा धमका रहा है, क्योंकि उसने गेम बंद करने के लिए वोट किया है, जबकि रैपर ने उसे गेम को कंटिन्यू रखने को वोट देने को कहा था। ये देखकर जेक सामने आया और उसने रैपर से कहा कि तुम किसी को भी धमका नहीं सकते। वोटिंग के लिए इन सब में बहस इतनी बढ़ गई कि ये लड़ाई की तरफ चली गई। जेक इस लड़ाई से बचना चाह रहा था, लेकिन रैपर ने उसको ओवर पावर कर दिया और उसका गला दबाकर उसे मारने ही वाला था कि उस वक्त पे जेक को न चाहते हुए भी रैपर के ऊपर फॉर्क से हमला करके उसे मारना पड़ा। उसने फॉर्क रैपर के गले में धंसा दिया था, जिससे रैपर की वहीं पे मौत हो गई। भयानक मंजर से जहां हर तरफ अफरा तफरी मची है और खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। वॉशरूम के बाहर सोल्जर पहरा दे रहे हैं, लेकिन उनका मकसद लड़ाई रोकना नहीं बल्कि उसे और भड़काना था। हॉल में ऐलान होता है कि वॉशरूम में हुई इस हिंसक झड़प में कई लोग मारे गए हैं और उनके मरने से गेम के प्राइज मनी में और ज्यादा पैसा जुड़ गया है। क्या अजीब खेल है, नहीं? खिलाड़ी वापस आते हैं और बताते हैं कि ये लड़ाई वोटिंग को लेकर हुई थी। यही हमें जुन्हू की बोर्ड दिखाई जाती है, जहां एक शख्स की तबीयत खराब होती है। वो बाहर आता है और देखता है कि बोर्ड का मालिक, जिसे जुन्हू अपना साथी समझ रहा था, वही उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा है। और यहाँ होता है एक बड़ा खुलासा, वो बोट ओनर असल में गेम वालों का ही एक सदस्य है। जैसे ही वो देखता है कि जुन्हू के गार्ड ने उसे देख लिया है, वो बिना सोचे समझे उस गार्ड को पानी में फेंक देता है। इतनी देर में ली भी बाहर आ जाता है और बोट ओनर बहाना बनाने लगता है कि उसे कोई आवाज सुनाई दी, वो तो बस देखने आया था। हमें ये भी पता चलता है कि फ्रंटमैन ने इस आदमी को यहाँ जुन्हू को दूर रखने और उसका ख्याल रखने के लिए भेजा था। गेम के प्लान कितने गहरे थे ये देखकर तो दिमाग चकरा जाता है। हॉल में फिर से गिनती शुरू होती है। लोग देख रहे थे कि मरने वालों से वोटिंग पर क्या असर पड़ा है। पता चला कि गेम जारी रखने वाले 3 लोग मरे थे, जबकि गेम बंद करने वालों की टीम के 2 बंदे। अगर सुबह वोटिंग होती तो गेम बंद करने वाले जीत जाते, लेकिन गेम के मास्टरमाइंड ये जानते थे कि अब वोटिंग ऐसे नहीं होगी। उन्हें पता था कि रात में लोग एक दूसरे को मारेंगे। दूसरी तरफ गार्ड्स अपने अवैध धंधे में बिजी हैं। वो पानी के रास्ते से अंगों की तस्करी कर रहे हैं।
ताकि उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। इस गेम में इंसानियत की कीमत तो जैसे बची ही नहीं है। गेम खत्म करने की लड़ाई। गेहूं अपनी टीम के सभी सदस्यों को समझाता है कि आज रात गेम वाले उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन गेहूं हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें गेम वालों को ही मारना होगा। ये इतना आसान नहीं था। तब गेहूं बोलता है कि हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर के फ्लोर्स में अथॉरिटीज रहती हैं। हम गार्ड्स को मारेंगे, उनकी गन छीनेंगे और उन अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। इन्हों कहता है कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है, इसमें हमारे भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस पर गेहूं पलटकर जवाब देता है कि हमारे लोगों के मरने के चांसेस कम हैं, क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि हम उन पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर इन्हों उसे घूरकर बोलता है, हाँ सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। सीन कट होता है और आधी रात का मंजर दिखाया जाता है। गेहूं के बहुत सारे साथी बेड के नीचे छिप जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो लड़ाई होगी उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनकी टीम के ज्यादा लोग इसलिए छिपे ताकि वो नजरों में ना आए और कोई उन्हें मार न पाए। गेहूं जानता था कि गार्ड ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनके गेम में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब गेम जारी रखने वाली टीम ने गेहूं की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा, तो फौरन ही गार्ड्स भी आ गए इस लड़ाई को रोकने के लिए। गार्ड्स अब यहाँ गिरे हुए लोगों को चेक करते हैं कि क्या वो मर गए हैं। इन्हीं लोगों में जिंदा गेहूं की टीम भी छिपी हुई थी, जो एकदम से गार्ड्स को पकड़कर उनकी गन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। असल में ये उनका प्लान था। लड़ाई होने के बाद वो इस तरह मरने का ड्रामा करेंगे और गार्ड्स जब उनके करीब आएंगे तो वो गन छीन लेंगे। इन्हीं गन से जाकर अथॉरिटीज पर हमला करेंगे। ये देखते हुए और भी गार्ड्स यहाँ आ गए। गेहूं की जान बचाने के लिए इन्हों अपने ही गार्ड्स की गन लेकर अपने ही गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहता कि वो खुद अथॉरिटी है। इस चालबाजी को देखते हुए नए फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को अपने कमरे में वापस बुला लिया। सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और गार्ड सरेंडर कर देता है। गेहूं उस गार्ड को नहीं मारता। एक आदमी दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उनकी टीम पर हमला किया था, लेकिन गेहूं उसे रोक देता है और कहता है हम उन्हें नहीं मारेंगे। तब वो आदमी कहता है हमें उन्हें मार देना चाहिए, वो पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब गेहूं का जवाब दिल छू लेने वाला था। देखो, अगर हमने उन्हें मार दिया तो हमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे भी हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिया, हमने ये हथियार लिया है उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने ये घटिया गेम बनाई है। अब जंग का टाइम शुरू हो चुका था, इन्हें आगे बढ़ना था। जिन्होंने इन सबको समझाया, देखो हमें अभी लड़ना पड़ेगा, क्या पता इसके बाद हमें मौका मिले या न मिले। बहुत से लोग आगे बढ़े। पार्ट भी जंग में उनका साथ देना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। बहुत से लोग अब जंग के लिए आगे बढ़े। उन्होंने गार्ड्स की गन ले ली और कैट ने उन सबको गन चलाना सिखाया। वो पहले मिलिट्री की सदस्य थी। यहाँ गेहूं ने उस गार्ड का मास्क उतारा और देखा कि वो तो एक छोटा बच्चा था। ये देखने के बाद उसने कहा कि चलो हमें अपने बॉस के पास लेकर चलो। ये गार्ड अब उनको रास्ता बताने लगा। जैसे ही ये लोग बाहर निकले, बहुत सारे गार्ड्स ने इन्हें देखकर उन पर हमला शुरू कर दिया और इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की। युद्ध का एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बन गया। बहुत सारे गार्ड्स जैसे इनकी गोलियों से मर रहे थे, तो ये भी गार्ड्स की गोलियों से बच रहे थे। यहाँ पर कैट ने एक जबरदस्त काम किया। यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों को गोलियां मारकर तोड़ दिया, जिससे कोई उन पर नजर न रख पाए। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुँच गए थे। गार्ड ने इनको बताया कि इस कंट्रोल रूम को आप मेरे मास्क की मदद से खोल सकते हैं, और उसने जैसे ही अपना मास्क गेहूं को दिया, पीछे उसने फ्रंटमैन को देखा। फ्रंटमैन जो उस टाइम प्लेयर ही बना हुआ था। इससे पहले कि ये लोग कंट्रोल रूम तक जाते, ऊपर से गार्ड्स ने दोबारा उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसमें वो साथ आया हुआ सोल्जर भी मारा गया। ये लोग अब जवाब में गोलियां नहीं बरसा सकते थे, क्योंकि उनकी मैगजीन्स खत्म हो गई थी। यहाँ गेहूं उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम को ओपन कर चुका था। जुम्बे को लेकर वो आगे बढ़ा और एक एक लम्हे की खबर उस गार्ड्स के वॉकी टॉकी से इनको दे रहा था। अंदर जाते ही गेहूं और जुम्बे ने वहाँ एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे से ब्लैक मास्क ने उन दोनों को अंदर आता देख लिया और उनको रोकने के लिए अपने गार्ड्स की पूरी एक टीम भेजी। यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि अभी तक गार्ड्स उन पर गोलियां बरसा रहे हैं और इनकी एक एक गोली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर गेहूं के पास भी बहुत सारे लोग आ चुके थे। वो इन्हें ओवर पावर कर सकते थे, इसीलिए उसने फौरन इन्हों को अंदर आने को कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे पास भी गोलियां नहीं हैं। उसने उससे कहा
जाओ पहले गार्ड्स के पास जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैगजीन्स लेकर आओ। अब इन्हों के आने में तो देर थी, इसलिए गेहूं को बचाव के लिए दोबारा गोलियों की जरूरत थी। तब जुंगबे ने उसे कवर दिया और वो ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा, और जितने गार्ड्स को इन लोगों ने यहाँ मारा था, गेहूं उनके पास जाकर उनके मैगजीन ले आया। यहाँ देखते हैं कि ली वापस हॉल में आ चुका था। उसने यहाँ पर मौजूद गार्ड्स की मैगजीन्स कलेक्ट करना शुरू कर दी और पार्ट ने भी इस काम में उसकी मदद की। सिचुएशन खराब देखकर इन्हों गेहूं के पास आया और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बोला, मैंने बाहर एक नक्शा देखा था, मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है, मैं वहां जाकर तुम्हें कवर देता हूँ, वहां से कंट्रोल रूम तक जाओ। गेहूं उसके बहकावे में आते हुए उसे अपनी आखिरी मैगजीन भी दे दी। यहाँ दिखाया गया कि ली जैसे ही मैगजीन्स को ऊपर ले जाने के लिए हॉल से बाहर निकला तो गोलियों की आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी को अब नीचे फेंक चुका था क्योंकि ऊपर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची। ये सुनकर कैट उसे गालियां देती है और खुद मैगजीन्स लाने के लिए नीचे आने का फैसला करती है। अब दोबारा हमें इन्हों को दिखाया गया जो पीछे रास्ते चला गया था। उसने वॉकी टॉकी से ऐसी एक्टिंग करके गेहूं को मैसेज दिया जैसे वो गार्ड के हमले में घायल हो गया हो। उसने यहाँ पर एक जख्मी आदमी की आवाज गेहूं को सुनाई, जिससे गेहूं को सच में लगा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है, और फिर इन्होंने उस सामने वाले आदमी को भी गोली मारकर मार दिया। ये सब गेहूं वॉकी टॉकी से सुन रहा था और अब गेहूं को ऐसे लगा जैसे इन्हों मारा गया हो, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो तो इन्हों को अपना दोस्त समझ रहा था, ये नहीं जानता था कि इन्हों ही सबसे बड़ा गद्दार है। कैट मैगजीन्स लेकर बाहर की तरफ बढ़ी ही थी कि उनके रूम में भी बहुत सारे गार्ड्स आ गए। कैट ने पहले इनको मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम इन्हें नहीं मारो वरना ये तुम्हें मार देंगे। कैट के सही वक्त पर बाहर न पहुंचने की वजह से सब लोग अब सरेंडर कर रहे थे, क्योंकि वहां बहुत सारे गार्ड्स आ चुके थे और वो लोग लड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह गार्ड्स ने सामने आकर यहाँ एक एक करके सबको मार दिया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि गेहूं और जुंगबे ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास भी गोलियां खत्म हो गई थी। और तब उनके सामने आया फ्रंटमैन। उसने कहा, गेहूं तुम्हें यहाँ आकर काफी मजा आया होगा, है ना? लेकिन तुमने जो यहाँ किया वो अच्छा नहीं किया और इसकी अब तुम्हें सजा मिलेगी। वो अब उसके ऊपर बंदूक तानता है, लेकिन मार देता है उसके दोस्त जुंगबे को। अपने फ्रेंड को मरता देखकर गेहूं जोर से चिल्लाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड और सीजन 2 बहुत सारी मिस्ट्री के साथ खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको ये सीजन 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।